नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी का स्टेट या बीपीएससी टीआरई 3.0 का तैयारी जो है से म्यूजिक से आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त तरीका से चल रहा है। इतने सारे बच्चे एक साथ जुड़ करके कमेंट्स में आप लोग आंसर देते हैं, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। मित्रों, आज की क्लास में हम लोग जो चर्चा करेंगे, बिहार से संबंधित जितने भी संगीतज्ञ हैं उनके जीवनी या नृत्य या जो भी गायन हो, उस सारे के सारे आज हम लोग इस क्लास में मित्रों जिक्र करेंगे। आप क्लास के अंतिम समय तक जरूर ज्वाइन किए हुए रहें, क्योंकि इस स्टेट में और बीपीएससी 3.0 में कंपलसरी बिहार से संबंधित प्रश्न आएंगे। अतः हम लोग को इसके बारे में डिटेल्स में जानना जरूरी है। मित्रों आपको बताते चले कि इस चैनल पर सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे जो मेरा न्यूज चैनल है दक्ष म्यूजिक क्लासेस, उस पर मित्रों म्यूजिक की क्लास चलाया जाता था। बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर मित्रों लोग बारीकी से केयर करेंगे। आज का पहला प्रश्न मित्रों कि सियाराम तिवारी का संबंध किस घराने से है। अभी हम कुछ देर पहले आपको बता चुके थे कि जितने भी आज हम प्रश्न लाए हैं सभी के सभी प्रश्न बिहार से संबंधित है। ठीक है, तो प्रश्न मित्रों कि सियाराम तिवारी का संबंध किस घराने से है। ए में आपका दरभंगा घराना, बी में लखीसराय घराना, सी में बेतिया घराना और डी में बच्चों आपको डुमराव घराना। तो फर्स्ट आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि सियाराम तिवारी का संबंध किस घराने से है। मित्रों सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, फटाफट आप कमेंट्स में आंसर डाला कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा एप्पल दरभंगा। क्या हो जाएगा? दरभंगा। सियाराम तिवारी का संबंध किस घराने से है? तो दरभंगा घराने से है। अगला प्रश्न मित्रों, आप क्लास के अंतिम समय तक जुड़े हुए रहे, निश्चित रूप से आपको याद करवा देंगे। ठीक है, बिहार के वाद्य यंत्रों में किसको भी गिना जाता है, मतलब कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जिसको बिहार के वाद्य यंत्रों मित्रों उसको स्थान मिल चुका है। ठीक है, ए में आपका है करताल, बी में है मित्रों मंदार चर्मपत्र, सी में है बच्चों आपका मंजीरा और डी में आपका है पखावज। तो बच्चों बताइए कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जिसको पर्सनली बिहार के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, तो बच्चों जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में लगातार दिया कीजिए, ताकि कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्नों का आंसर याद हो जाए। तो मित्रों बहुत अच्छा, इसी तरीके से आप लोग कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए और इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया कीजिए, ताकि सभी बच्चे एक साथ सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंदार चर्मपत्र। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा, बिहार में किस लोक नृत्य का प्राचीन परंपरा रहा है। बिहार में किस लोक नृत्य का प्राचीन परंपरा रहा है, अर्थात कहने के मतलब बच्चों आपका इनमें से कौन सा ऐसा लोक नृत्य है जो बिहार में प्राचीन समय से चलते आ रहा अभी भी चल रहा है। बहुत सारे क्षेत्रों में, बिहार के बहुत सारे क्षेत्रों में अभी भी चल रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा मित्रों भोजपुर छपरा तरफ इसका प्रयोग ज्यादा होता है, इतना आपको हिंट हम कर दिए। जितने भी बच्चे भोजपुर रोहतास से जुड़े हुए उनको तो आपको डायरेक्ट आंसर इसका टिक आउट कर देना चाहिए। ए में है ऑर्केस्ट्रा, बी में कीर्तनम, सी में बच्चों आपको लौंडा नाच और डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों फट से कमेंट्स में आंसर कि जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में लगातार डाला कीजिए, ताकि आपको 100% याद हो जाए। तो मित्रों बिहार में किस लोक नृत्य का प्राचीन परंपरा रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लौंडा नाच। मित्रों अभी भी भोजपुर में, छपरा में जो है से उधर भोजपुरी क्षेत्र में बच्चों बहुत ज्यादा इसको शादी के शुभ अवसर पर इस नृत्य को आयोजन किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। डुमराव घराने से किनका संबंध है, मतलब इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका संबंध डुमराव घराने से है। ए में आपका है मित्रों घनारंग, बी में है राम चतुर मलिक, सी में बच्चों आपका भिखारी ठाकुर, डी में है गिरजा देवी। तो बच्चों बताइए फर्स्ट आंसर कमेंट्स में कि डुमराव घराने से किन व्यक्ति का संबंध रह चुका है इनमें से। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा घनारंग, मतलब एप्पल आंसर आपका क्या है, सही है। इस प्रकार बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। क्लास के अंतिम समय तक अब जरूर बने हुए रहें। बच्चों बताते चले कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में डालना अति आवश्यक है, क्योंकि बहुत ही हाईलाइटेड व्यक्ति हैं। ठीक है, इनको बिस्मिल्लाह खां को 2008 में
भारत रत्न भी मिल चुका है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं? तो शहनाई बजाते हैं। क्या बजाते हैं बच्चों? सही जो है ऐसे शहनाई वादक है जो इंटरनेशनल लेवल पर अपना स्थान रखते हैं, और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बिहार से ही बिलोंग्स करते हैं। तो बच्चों प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको बताते चलें कि ए में आपका बेतिया है, बी में भागलपुर है, सी में गया है और डी में आपका डुमराव है। बताइए क्या आंसर होगा कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चों आपको बताते चले कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो हुआ था डुमराव में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है, डी से डुमराव। और याद रखिए इसी तरीके से डी फॉर डॉग और डी मतलब डुमराव। अगला प्रश्न बच्चों कि अजीमाबाद किस वाद्य के लिए मशहूर था? अजीमाबाद कहने के मतलब बच्चों कि पहले प्राचीन समय में मुगलों के शासन काल में पटना को अजीमाबाद के नाम से जाना जाता था। या कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि पटना को और किस नाम से जाना जाता था? तो मित्रों अजीमाबाद या फिर पुरुषपुर भी इसको बोला जाता था, पाटलिपुत्र भी बोला गया है। ठीक है, अभी वर्तमान समय में पटना बोला जाता है। तो अजीमाबाद किस वाद्य के लिए मशहूर था? ए में आपका ढोलक, बी में पखावज, सी में बच्चों तबला और डी में आपका करताल। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि अजीमाबाद किस वाद्य के लिए मशहूर था? तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा तबला के लिए। ठीक है, अजीमाबाद किस वाद्य के लिए मशहूर था? तो तबला वादक के लिए बच्चों मशहूर था। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। रामचतुर मल्ली का संबंध किस घराने से रहा है? रामचतुर मल्ली का संबंध किस घराने से रहा है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है गया, बी में है भागलपुर, सी में है दरभंगा और डी में बच्चों आपका बेतिया। बताइए कमेंट में फर्स्ट आंसर कि रामचतुर मल्ली का संबंध किस घराने से रहा है। तो मित्रों सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्न का आंसर आपको देना भी अति आवश्यक है। तो बताइए फटाफट इसी तरीके से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि रामचतुर मल्ली का संबंध किस घराने से रहा है। तो बच्चों रामचतुर मल्ली का संबंध जो है दरभंगा घराने से रहा है। किस घराने से? दरभंगा घराने कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है मित्रों? सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। बिहार के प्रमुख ध्रुपद गायक हैं, मतलब इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो बिहार के प्रमुख ध्रुपद गायक हैं? ठीक है, ए में आपका बच्चों विदुर मलिक, बी में आपका प्रेम कुमार मलिक, सी में बच्चों अभय नारायण मलिक और डी में इनमें से सभी। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि बिहार के प्रमुख ध्रुपद गायक हैं? तो बच्चों आपको बताते चलें कि विदुर मलिक भी बिहार के हैं, प्रेम कुमार मलिक भी बिहार के हैं, अभय नारायण मलिक भी बिहार के हैं। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही है। इसी प्रकार मित्रों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर प्रस्थान करेंगे। 10 नंबर प्रश्न बच्चों आपका कि भैरव राग को दक्षिण संगीत में क्या कहा जाता है? भैरव राग को दक्षिण संगीत में क्या कहा जाता है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है हंस ध्वनि, बी में आपका है माया मालव गौड़, सी में बच्चा आपका पूर्वी और डी में आपका है खमाज। बताइए क्या आंसर होगा कि भैरव राग को दक्षिणी संगीत में क्या कहा जाता है? तो मित्रों आपको बताते चले कि भैरव राग को दक्षिणी संगीत में माया मालव गौंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे। भोजपुरी के शेक्सपियर कौन कहे जाते हैं? जैसे इंग्लिश ग्रामर का पिता जो है आपको विलियम शेक्सपियर साहब को बोला जाता है। ठीक है, तो वही प्रश्न मित्रों कि भोजपुरी के शेक्सपियर कौन कहे जाते हैं? ठीक है, आपको ए में मित्रों ऑप्शन है महेंद्र मिश्रा, बी में है शारदा सिन्हा, सी में है भिखारी ठाकुर, डी में बच्चों आपका रामचतुर मलिक। रामचतुर मलिक। तो फट से बच्चों कमेंट्स में आप आंसर दीजिए कि भोजपुरी के शेक्सपियर कौन कहे जाते हैं। मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण यह प्रश्न है कि भोजपुरी का जो शेक्सपियर बोला जाता है मित्रों भिखारी ठाकुर को बोला जाता है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि सारण चतुष्टय में कितनी श्रुतियों को सिद्ध किया गया है? सारण चतुष्टय में कितनी श्रुतियों को सिद्ध किया गया है? ए में आपका बच्चों ऑप्शन है 22, बी में है 21, सी में है 24 और डी में है 12। बताइए फट से कमेंट्स में आंसर डालिए कि सारण चतुष्टय में कितनी श्रुतियों को सिद्ध किया गया है। तो बच्चों आपको बताते चले कि सारण चतुष्टय में कुल 22 श्रुतियों का
सिद्ध किया गया है, मतलब एप्पल आंसर आपका क्या है, सही है। और आप लोगों को बहुत बार हम बता चुके हैं कि श्रुतियों की कुल संख्या कितनी है, तो 12 है। श्रुतियों की कुल संख्या कितनी है, तो 12 है। ठीक है, आज थोड़ा सा मित्रों हम समय इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यह बिहार से संबंधित सारे के सारे प्रश्न है, तो आपके एग्जाम में पूछने की चांस बहुत ज्यादा बनता है, इसलिए आपको समय भी दे रहे हैं और आप आराम से इसको तैयारी भी हो जाएगा। तो मित्रों प्रश्न है, भरत ने अचल वीणा को क्या कहा है, भरत साहब ने अचल वीणा को क्या कहा है। ए में आपका मित्रों है अध्रुव वीणा, बी में ध्रुवा वीणा, सी में बच्चों दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कमेंट्स में आंसर फट शब्द दीजिए कि भरत ने अचल वीणा को क्या कहा है। तो बच्चों आपका प्रश्न है सामने, इसका आंसर हो जाएगा आपको ध्रुवा वीणा, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है कि भरत ने अचल वीणा को क्या कहा है, तो ध्रुवा वीणा कहा है। अगला प्रश्न मित्रों, कि गोपाल मिश्रा किस घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं, गोपाल मिश्रा किस घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। ए में आपका बच्चों ऑप्शन है लखीसराय, बी में भागलपुर, सी में बच्चों गया और डी में बेतिया। हम इतना आपको हिंट्स जरूर करेंगे कि आपको इसका आंसर बहुत ही जो है से लकी है। ठीक है, अब इतना सब समझ सकते हैं कि आंसर क्या होगा, इतना आपको हिंट कर दिया। अब कमेंट में फटाफट आंसर दीजिए कि गोपाल मिश्रा किस घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो बहुत ही इसका आंसर लकी है, अर्थात लखीसराय। ये पल आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कि गोपाल मिश्र जो थे लखीसराय घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। बच्चों अगला प्रश्न है, पाणिनि को बिहार के किस स्थान का निवासी माना जाता है। बताइए कितना अच्छा प्रश्न है कि पाणिनि जैसे व्यक्ति भी बिहार से संबंध रखें और बिहार में उनका जो निवास स्थान भी माना जाता है। ऐसे ऐसे हमारे विद्वान आर्यभट्ट हो गए, ठीक है, जो पूरा दुनिया को शून्य देने का काम किए। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए कि पाणिनि को बिहार के किस स्थान का निवास माना जाता है। ए में आपका है गया, बी में है मनेर, सी में बच्चों नवादा और डी में है नालंदा। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि पाणिनि साहब को बिहार के किस स्थान का निवासी माना जाता है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना है, क्योंकि इस प्रश्न एक इतना ज्यादा जरूरी आपके एग्जाम्स के लिए है जितना आपके लिए भोजन और पानी जरूरी है। तो मित्रों पाणिनि साहब को मनेर, मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही। पाणिनि साहब जो है मनेर के निवासी थे। इस प्रकार अगला प्रश्न है कि भारत ने प्रमाण श्रुति किस स्वर के अंतर को माना है। भारत साहब ने, ठीक है, प्रमाण श्रुति किस स्वर के अंतर को माना है। ए में आपका मित्रों श्रुति संख्या 17 से 15 है, बी में 23 से 22 है, सी में बच्चों 17 से 16 है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा। इतना आपको जरूर हम हिंट्स करेंगे कि या तो आंसर होगा ए या तो आंसर होगा सी, क्योंकि श्रुति को कुल संख्या 22 बताया गया है। और बी में बच्चों आपका 23 देखिए ऑप्शन में दिया, 23 से 22 तो हो नहीं सकता है। या तो आंसर होगा ए या तो आंसर होगा सी। बताइए कमेंट्स में आंसर आप थोड़ा सा देखिए, अपना प्रेजेंट माइंड भी लगाया कीजिए, तभी एग्जाम निकलेगा। ठीक है, टीचर के भरोसे बैठने से आपको कुछ नहीं होने वाला है। चाहे हम पढ़ा रहे हैं, चाहे कोई भी शिक्षक से आप म्यूजिक पढ़ रहे हो, म्यूजिक कोर्स कर रहे हैं, तो आप शिक्षक के भरोसे रहिएगा तो आपका रिजल्ट होने वाला नहीं। खुद का माइंड एक्टिव करना पड़ेगा, मेरा बात मानिए। तो भारत ने परमाणु श्रुति की स्वर के अंतर को माना है, तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा 17 से 16। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। बच्चों पेड फॉर पीडीएफ एक हम कोर्स चला रहे हैं, उसके माध्यम से बच्चों आप हमसे जैसे ई बुक या पीडीएफ बच्चों आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न है कि झिझिया कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। झिझिया कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर आपको डायरेक्ट वे में दे देना चाहिए, क्योंकि टॉपिक ही हम चला रहे हैं। आप जान रहे हैं कि टॉपिक किसके बारे में चल रहा है, तो उसका वही आंसर होगा। ठीक है, कि झिझिया कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ए में आपका बच्चों हो जाएगा पश्चिम बंगाल, बी में झारखंड, सी में बिहार और डी में कर्नाटका। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा अपना बिहार। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है कि झिझिया कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो मित्रों बिहार का जो है लोक नृत्य है झिझिया। इस प्रकार मित्रों क्वेश्चन नंबर 18 पर हम लोग चलेंगे कि बिहार का मुख्य नृत्य कौन सा है। बिहार का मुख्य नृत्य कौन सा है।
तो बच्चों ए में आपका जो ऑप्शन है जट जाटिन, बी में गरबा, सी में बच्चों आपका कुचिपुड़ी और डी में है कथकली। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि बिहार का मुख्य नृत्य कौन सा है। तो बच्चों को बताते चले, गरबा गुजरात का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरला का है। मित्रों जट जाटिन जो है से बिहार का है, साथ में उत्तर प्रदेश का भी है, ठीक है ना, परंतु उत्तर प्रदेश ऑप्शन में तो दिया नहीं है। इस प्रकार हमको क्या टिक आउट करना पड़ेगा, जट जाटिन बिहार का। बिहार का मुख्य नृत्य कौन सा है, तो जट जाटिन। गरबा गुजरात, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और कथकली केरल। एक चीज में तो आपको जरूर बताएं, कुचिपुड़ी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है, इसलिए आपको याद रखना है कि कुचिपुड़ी मतलब कच्चा पूड़ी। आंध्रा लोग जो होता है, अंधे व्यक्ति जो होता है, कच्चा पूड़ी खा जाता है। तो इस प्रकार आंध्र प्रदेश का कच्ची पूड़ी कुचिपुड़ी आप याद रख सकते हैं। याद रखने का टेक्निक आपको प्रतिदिन बताएंगे। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो गया, एप्पल। मित्रों अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिए। कुंज बिहारी मलिक किस घराने से थे। अभी तुरंत मित्रों हम कुछ देर पहले बता चुके थे कि मलिक साहब जितने भी मलिक हैं वो सभी के सभी एक ही घराने से बिलोंग्स करते हैं। तो कुंज बिहारी मलिक किस घराने से थे। तो बच्चों ए में आपका पटना घराना, बी में बेतिया घराना, सी में बच्चों रामगढ़ घराना और डी में आपका गया घराना। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि कुंज बिहारी मलिक किस घराने से थे। तो बच्चों आपको बताते चले कि कुंज बिहारी मलिक का जो संबंध था, आप कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए कि कुंज बिहारी मलिक का संबंध बच्चों बेतिया घराना से है। किस घराना से है, बेतिया घराना। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है मित्रों, सही है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। बच्चों संगीत रचना को रामायण काल में क्या कहते थे। बताइए कितना अच्छा प्रश्न है, और बहुत बार बच्चों हम आपको इस प्रश्न का आंसर हम एग्जाम में क्लास में बता भी चुके हैं कि संगीत रचना को रामायण में क्या कहते थे। ए में आपका ध्रुपद है, बी बच्चों ख्याल है, सी में आपका ठुमरी और डी बच्चों गीति है। तो बताइए फट से कमेंट्स में आंसर किस प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति आवश्यक है। तो ध्रुपद तो होगा नहीं, ख्याल तो होगा नहीं, ठुमरी तो होगा, इस प्रकार गीति आंसर क्या है, सही है। मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि बिहार में ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है। मतलब कौन सा ऐसा बिहार के घराना है जो ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध माना गया है, मतलब ख्याल गायकी का प्रयोग वहां किया जाता है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि ए में आपका बेतिया है, बी में भागलपुर है, सी में पटना है और डी में आपका गया है। तो मित्रों फट से आप कमेंट्स में आंसर दीजिए कि बिहार में ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है। तो मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तुरंत दीजिए, क्योंकि जिस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में डाल देते हैं, यदि सही हो गया तो वाह वाह, यदि गलत हो गया तो आपको पुनः वह याद हो जाएगा। नहीं, इस प्रश्न का आंसर हम उस समय इसका टिक आउट किए, तो आज मेरा ये आंसर सही टिक आउट करना है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बिहार में ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है। तो मित्रों इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भागलपुर। ठीक है, भागलपुर जो है से ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। मित्रों अगला प्रश्न है, बिहार में सितार का प्रमुख घराना है। बिहार में सितार का प्रमुख घराना है। तो बच्चों बहुत ही बिहार का हाईलाइटेड जगह है, ठीक है, बहुत ही बिहार का हाईलाइटेड जगह है। यहाँ पे बिहार की दूसरी राजधानी भी बच्चों उस शहर को या उस जिला को बोला जाता है। तो मित्रों बिहार में सितार का प्रमुख घराना है। ए में आपका पटना है, बी में आपका भागलपुर है, सी में बच्चों गया है और डी में आपका नवादा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर का हम हिंट्स आपको देंगे, डायरेक्ट आंसर नहीं बताएंगे, ताकि आप कमेंट्स में आंसर दे सके। ध्यान से सुनिएगा कि बुद्ध भगवान की जहां ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, बुद्ध भगवान के जिस जिला में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बच्चों, वही इसका आंसर है। तब आप समझ सकते हैं बिहार में सितार का प्रमुख घराना कौन है। इसी तरीके से आप लोगों को हिंट दे, फटाफट आंसर डाल दिया कीजिए। वाह, क्या आंसर हो गया, गया। बच्चों आंसर क्या हो गया आपका, गया। इसी तरीके से यदि हिंट करो तो तुरंत भूखाल शेर की तरह टूट पड़ेगा। हमको आंसर देना है तो देना, पीछे आंसर नहीं दीजिए, सबसे आगे आंसर दीजिए। इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि अगला व्यक्ति क्या आंसर देता तब हम भी आंसर में लिखेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि श्याम मलिक और कुंज बिहारी का संबंध किस घराने से है। श्याम मलिक और कुंज बिहारी का संबंध किस घराने से है। तो बच्चों अभी हम आपको कुछ देर पहले ही बताए थे कि कोई मलिक साहब थे, जितने भी मलिक साहब हैं
उनका संबंध जैसे सिर्फ एक ही घराने से है। ए में आपका है बेतिया, बी में डुमराव, सी में लखीसराय, डी में बच्चों छपरा। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि श्याम मलिक और कुंज बिहारी का संबंध किस घराने से है। तो बच्चों आपको बताते चले कि श्याम मलिक और कुंज बिहारी का संबंध जो है बेतिया घराने से। किस घराने से है? बेतिया घराने से। मतलब एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है। मित्रों क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग प्रस्थान करेंगे कि शिवदीन पाठक क्या बजाते थे। शिवदीन पाठक क्या बजाते थे? ए में आपका पखावज है, बी में सितार है, सी में बच्चों हारमोनियम है और डी में आपका ढोलक है। तो फर्स्ट आप कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए कि शिवदीन पाठक क्या बजाते थे। तो बच्चों आपको बताते चले कि शिवदीन पाठक का जो संबंध था बहुत ही अच्छे वाद्य यंत्र से था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सितार वादक। क्या हो जाएगा? सितार वादक। और शिवदीन पाठक जो से गया के ही निवासी थे, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों कि वासुदेव उपाध्याय किस घराने से थे। वासुदेव उपाध्याय किस घराने से थे मित्रों? ए में आपका है भागलपुर, बी में है दरभंगा, सी में है गया और डी में बच्चों आपका नवादा। तो बताइए क्या आंसर होगा कि वासुदेव उपाध्याय किस घराने से संबंध रखते थे। तो मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तुरंत दीजिए। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको देने के लिए हम एक चीज हिंट करेंगे कि इनका भी जो संबंध था भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति जिस जिला में हुआ था, बच्चों आप लोग बचपना से पढ़ते आ रहे होंगे, तो वासुदेव उपाध्याय भी जो है उसी घराने से संबंध रखते थे। तो मित्रों कमेंट्स में इसी तरीका से आंसर दिया कीजिए कि वासुदेव उपाध्याय किस घराने से संबंध रखते हैं। तो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों क्वेश्चन नंबर 26 की ओर हम लोग चलेंगे कि बिहार में ध्रुपद के लिए प्रसिद्ध घराना है। बिहार में ध्रुपद के लिए प्रसिद्ध घराना है। ए में आपका मित्रों नवादा है, बी में नालंदा है, सी में आपका बच्चों दरभंगा है और डी में आपका लखीसराय है। बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि बिहार में ध्रुपद के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है। तो मित्रों आपको बताते चले कि ए में नवादा, बी में नालंदा, सी में दरभंगा और डी में बच्चों लखीसराय। तो फटाफट अब कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिए कि बिहार में ध्रुपद के लिए प्रसिद्ध घराना है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा दरभंगा। ठीक है, दरभंगा घराना जो है ध्रुपद के लिए प्रसिद्ध माना जाता है और गया घराना किस लिए? तो सितार वादक के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि पन्ना लाल उपाध्याय किस घराने से हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों कि पन्ना लाल उपाध्याय किस घराने से हैं। ए में आपका पटना है, बी में मित्रों गया है, सी में भागलपुर और डी में आपको दरभंगा है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि पन्ना लाल उपाध्याय किस घराने से संबंध रखते हैं। तो मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तत्काल डाल दिया कीजिए, ताकि जिस प्रश्न का आंसर बच्चों आप कमेंट्स में लिख देते हैं वो आपको 100% याद हो जाएगा। तो मित्रों पन्ना लाल उपाध्याय जो थे आपको गया घराने से संबंध रखते थे। किस घराने से? गया घराने। कहने का मतलब ऑप्शन में बी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि तबला के पूर्व बाज का प्रमुख केंद्र बिहार में कहाँ रहा है। तबला के पूर्व बाज का प्रमुख केंद्र बिहार में कहाँ रहा है। ए में आपका पटना है, बी में नालंदा है, सी में बेतिया, डी में बच्चों गया है। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है मित्रों, इसीलिए आपको क्लास के अंतिम समय तक जरूर जुड़े हुए रहने की जरूरत है। तो तबला के पूर्व बाज का प्रमुख केंद्र बिहार में कहाँ रहा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा पटना। अभी हम थोड़ा देर पहले याद करिएगा, हम बताए थे कि कौन सा ऐसा शहर है, ठीक है, सॉरी ये प्रश्न नहीं था, कि अजीमाबाद जैसे किस वाद्य यंत्र के लिए प्रचलित था। तो तबलावाद के लिए। याद आ रहा है? तबलावाद के लिए बताए थे हम। तो वही आपको क्वेश्चन को पलट दिया कि तबला के पूर्वबाज का प्रमुख केंद्र बिहार में कहाँ रहा है। तो पटना में। अभी हम बताए थे मित्रों कि अजीमाबाद को जैसे वर्तमान समय में पटना के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार प्रश्न का आंसर क्या हो गया? एप्पल। देखिए सभी प्रश्न का निचोड़ अब ध्यान से सुना कीजिए, ताकि आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कवरेज हो सकता है। शारदा सिन्हा का जन्म किस जिले में हुआ था। शारदा सिन्हा तो भाई अपने परिचय के लिए मोहताज तो है नहीं। छठ माह का इतना भयानक, तो आपको याद होना चाहिए कि जो शारदा सिन्हा है मित्रों छठ माह का इतना अच्छा गीत गाए हैं कि छठ माह का जब भी बिहार में 2 उत्सव मनाए जाते हैं
तो किसी का गाना बजे चाहे नहीं बजे, शारदा सिन्हा का गाना एकदम निश्चित है कि बजना है तो बजना है। ठीक है, तो मित्रों प्रश्न है कि शारदा सिन्हा का जन्म किस जिले में हुआ था। फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए, क्योंकि इनके बारे में आंसर देना आपका प्रथम उत्तरदायित्व तो बनता है। तो मित्रों इसका ए में आपका भागलपुर, बी में है सुपौल, सी में बच्चों बेगूसराय और डी में आपका पटना। तो बताइए क्या आंसर होगा। इसी तरीका से आप लोग कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए, गलती से डरने की जरूरत नहीं है। तो मित्रों बहुत ही छोटा जिला सुपौल से हमारे बीच जो है मेहनत करके पूरा बिहार में छा गई थी। पूरा बिहार में ही नहीं कहिए, बल्कि जितने भी स्टेट में जहां जहां भी बच्चों छठ माँ का पर्व होता है, वहां जो है से शारदा जी का एकदम गाना बजना ही बजना है। ठीक है, जिस छठ पूजा में या जिस छठ घाट पर समझिए कि शारदा सिन्हा का गाना नहीं बजा, समझ लीजिए कि वहां छठ पूजा हुआ ही नहीं, इस तरीका से लगता है। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। गीत के अंतिम स्वर को सारंग देव ने क्या नाम दिया है। गीत के अंतिम स्वर को सारंग देव ने क्या नाम दिया है। ए में आपका विन्यास स्वर, बी में उपन्यास स्वर, सी में मित्रों हंस स्वर और डी में आपका अंश स्वर। बताइए कमेंट्स में फर्स्ट आंसर कि गीत के अंतिम स्वर को सारंग देव ने क्या नाम दिया है। तो बच्चों फर्स्ट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए, जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तुरंत दिया कीजिए। तो गीत के अंतिम स्वर को सारंग देव ने क्या नाम दिया है, तो विन्यास का नाम दिया। एप्पल आंसर क्या है, सही है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सभी प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर लिखा कीजिए। वर्ष 2015 में बिहार सरकार शारदा सिन्हा को कौन सा पुरस्कार दिया। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ष 2015 में बिहार सरकार शारदा सिन्हा को कौन सा पुरस्कार दिया। ए में आपका बच्चों ऑप्शन है रामचतुर मलिक पुरस्कार, बी में है बिहार केसरी, सी में बच्चों आपका बिहार विभूषण और डी में आपका है सिने यात्रा पुरस्कार। ठीक है, तो बताइए क्या आंसर होगा कि 2015 में बिहार सरकार ने शारदा सिन्हा को कौन सा पुरस्कार से नवाजा। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तत्काल दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सिने यात्रा पुरस्कार, मतलब डॉग आंसर क्या है, सही है। बच्चों इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि जाति के अंतिम स्वर को भरत ने क्या कहा। जाति के अंतिम स्वर को भरत ने, अंतिम स्वर यहाँ पर होगा, अंतिम स्वर को भरत ने क्या कहा। ए में आपका विन्यास स्वर, बी में बच्चों न्यास स्वर, सी में वादी स्वर और डी में आपका अनुवादी स्वर। तो बताइए कमेंट में फर्स्ट आंसर कि जीत नहीं गीत होगा, गीत के, ठीक है, गीत के अंतिम स्वर को भरत ने क्या कहा है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बहुत अच्छा। इसी तरीके से आप लोग आंसर जरूर दिया कीजिए, तो न्यास स्वर हो जाएगा। ठीक है, गीत के अंतिम स्वर को भरत साहब ने क्या कहते हैं, तो न्यास कहते हैं। ठीक है, मतलब इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि डोमकच एक और, ठीक है, डोमकच का एक और नाम क्या है। डोमकच का एक और नाम क्या है। तो मित्रों ए में आपको जलुआ है, बी में आपको जट जाटिन हो जाएगा, सी में बच्चों विदेशिया और डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों आप कमेंट्स में फर्स्ट आंसर दिया कीजिए कि डोमकच का एक और नाम क्या है। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए, क्योंकि आप सभी बच्चे बिहार से जुड़े हुए हैं और बिहार के बारे में ही आज हम जिक्र कर रहे हैं। तो इस प्रकार मित्रों डोमकच का एक और नाम क्या है। तो मित्रों जलुआ, मतलब एप्पल आंसर क्या है, सही है। डोमकच मित्रों का नृत्य है जो बहुत सारे व्यक्ति एक साथ मिल करके, माने कोई इसमें स्टेप वगैरह नहीं रहता है, डायरेक्ट वे में लोग नृत्य का आनंद लेता है, उसी को मित्रों डोमकच नृत्य बोला गया है। अगला प्रश्न बच्चों कि संगीत दर्पण के टीकाकर थे, मतलब संगीत दर्पण पर टीका किसने लिखा। संगीत दर्पण के टीकाकर कौन थे, अर्थात कहने का मतलब बच्चों कि संगीत दर्पण पर टीका किसने लिखा। तो ए में आपका रंगनाथ कुलकर्णी, बी में अहोबल साहब, सी में मित्रों श्रीनिवास साहब और डी में आपका सारंग देव। तो बच्चों बताइए कमेंट्स में आंसर की क्या आंसर होगा कि संगीत दर्पण के टीकाकर कौन थे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा रंगनाथ कुलकर्णी। एप्पल आंसर क्या है, सही है। अब आपको कमेंट्स में मित्रों आंसर देना है कि संगीत दर्पण के लेखक कौन है। जो संगीत दर्पण के मुख्य किताब है उसका लेखक कौन है। तो मित्रों आपको बताते चलें
यदि आपको आंसर याद है तब कमेंट्स में जरूर दीजिए कि संगीत दर्पण के लेखक कौन है। तो संगीत दर्पण के लेखक कौन है? दामोदर गुप्त। और बच्चों इस पर टीका किसने लिखा? तो रंगनाथ कुलकर्णी। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि शारदा सिन्हा को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला? तो पद्मश्री पुरस्कार जब देता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से मिलता है, ठीक है। तो शारदा सिन्हा को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला? ए में बच्चों आपका 1994, बी में 1996 में, सी में 1991 और डी में बच्चों 2015 है। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि शारदा सिन्हा को पद्मश्री पुरस्कार से कब नवाजा गया या कब मिला? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए, क्योंकि अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि शारदा सिन्हा को 1991 में सन 1991 में मित्रों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही है। इस प्रकार बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलेंगे कि शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला? ठीक बच्चों, पद्मश्री पुरस्कार जैसे 1991 में मिला, परंतु पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? ए में आपका 1991 तो हो नहीं सकता है। बी में आपका मित्रों ऑप्शन है 2018 में, सी में 2015 में और सी में बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या आंसर होगा कि शारदा सिन्हा को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 2018। कब मिला था? 2018 में शारदा सिन्हा को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? तो 2018 में बच्चों मिला है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कार्तिक महीने में इनमें से क्या मनाया जाता है? अब बताइए इसका आंसर आपको देना जरूरी है कि नहीं है। कार्तिक महीने में इनमें से क्या मनाया जाता है? तो ए में आपका बच्चों ऑप्शन है होली, बी में समाज केवा और सी बच्चों दुर्गा पूजा और डी में आपका कजरी है। तो बच्चों बताइए कार्तिक महीने में इनमें से कौन से पर्व मनाया जाता है? तो मित्रों होली तो हो नहीं सकता है, दुर्गा पूजा हो नहीं सकता है, कजरी तो मित्रों कोई पर्व है ही नहीं। तो मित्रों इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? समाज केवा। समाज केवा मतलब कार्तिक महीने में इनमें से क्या मनाया जाता है? तो समाज केवा। आपको बताते चले मित्रों कि समाज केवा कहने का मतलब है कि छठ पूजा। क्या कहने का मतलब हो गया? छठ पूजा। अगला प्रश्न बच्चों कि ध्यान दीजिएगा कि संगीत रत्नाकर में संवादी स्वरों का अंतिम कितना माना गया है? संगीत रत्नाकर में संवादी स्वरों का अंतर कितना माना गया है? ए में आपका है 4 से 6, बी में 5 से 7, सी में बच्चों 8 से 12 और डी में 9 से 13। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि संगीत रत्नाकर में संवादी स्वरों का अंतर कितना माना गया है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, बारीकी से केयर कीजिए कि 8 से 12। 8 से 12 कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी 100% सत्य है कि संगीत रत्नाकर में संवादी स्वरों का अंतर कितना माना गया है? तो 8 से 12 अंतर माना गया है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है कि बिहार कोकिला के नाम से किनको जाना जाता है? अब भारत कोकिला तो जान ही रहे हैं कि उनका जल्दी में ही निधन हुआ है, ठीक है, लता मंगेशकर जी का। तो बिहार कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? ए में आपका मित्रों विंध्यवासिनी देवी, बी में शारदा सिन्हा, सी में बच्चों कल्पना और डी में है देवी। तो मित्रों स्वर कोकिला जो बोला जाता है भारत के लिए, तो आपको अभी तुरंत हम बताया कि लता मंगेशकर जी को बोला जाता है, परंतु बिहार कोकिला इनमें से कौन आंसर सही है? फर्स्ट से बच्चों कमेंट्स में आप आंसर दीजिए कि बिहार कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विंध्यवासिनी देवी। बहुत ही इनका आवाज जो है सुरीला है, ठीक है। आप इनके गाना को यूट्यूब पर आप सुन सकते हैं या और बहुत जगह इनका गाना अवेलेबल रहता है, ठीक है। बिहार कोकिला के नाम से किनको जाना जाता है? तो विंध्यवासिनी देवी को। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि वह राग जो एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करता है, वह राग जो एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करता है उसको क्या बोलते हैं? मित्रों इस प्रश्न का आंसर हम बहुत बार आपको बता चुके हैं और आपको 100% याद भी होना चाहिए कि जो राग एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश कर जाता है, ए में आपका मित्रों संधि प्रकाश राग तो हो नहीं सकता है। बी में बच्चों आपका ऑप्शन है स्वर विन्यास,
सी में बच्चों परमेल प्रवेशक और डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा। वह राग जो एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करता है उसको परमेल प्रवेशक राग बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि विदेशिया नाटक किन की कृति है। विदेशिया नाटक किन की कृति है। मित्रों आपको बताते चले कि विदेशिया नाटक इतना अच्छा नाटक है, इसको हम लोग मंच पर प्रदर्शन किए विदेशिया नाटक को। इसमें एक महिला को जो प्रदंडित किया जाता था और उसके बारे में इसमें बहुत ही जैसे पौराणिक ख्याल का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हम लोग को जानना अति आवश्यक है कि विदेशिया नाटक किन की कृति है। तो मित्रों ए में आपका कर्पूरी ठाकुर, बी में बच्चों विद्यापति, सी में मैथिली शरण गुप्त और डी में आपका भिखारी ठाकुर। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि विदेशिया नाटक किन की कृति है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भिखारी ठाकुर। क्या आंसर हो जाएगा, भिखारी ठाकुर। बताते चले बच्चों कि विदेशिया नाटक का जो हीरोइन जिसको मुख्य पात्र बोला जाता है उसका नाम है अमली। पूछता है बच्चों एग्जाम में कि विदेशिया नाटक का प्रमुख पात्र कौन थे, तो अमली। और मित्रों प्रमुख जो हीरो का एक्टर कौन था, तो बटोहिया। आपको याद होना चाहिए बच्चों उस व्यक्ति का नाम है बटोहिया और जो लड़की है उसका नाम है अमली। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न बच्चों कि प्राचीन काल में स्वरों के छोटे छोटे समूह को क्या कहते थे। इस प्रश्न का तो आंसर हम बहुत बार बता चुके हैं कि प्राचीन काल में, ठीक है, स्वर के छोटे छोटे समूह को क्या कहते थे। ए में अस्थाई है, बी में बच्चों अंतरा है, सी में अभोग है, डी में बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि प्राचीन काल में स्वरों के छोटे छोटे समूह को क्या कहते थे। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा, उसको अस्थाई बोला जाता था। अस्थाई मतलब एप्पल आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा बारीकी से कि मैथिली भाषा में मिथिला रामायण किसने लिखा था। मैथिली भाषा में मिथिला रामायण किसने लिखा था। ए में आपका बच्चों ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, बी में बच्चों आपको चंदा झा, सी में है श्यामा प्रसाद कृष्णा और डी में बच्चों आपका ऑप्शन है चंद्रचूड़ राय। तो बताइए क्या आंसर होगा कि मैथिली भाषा में मिथिला रामायण किसने लिखा था। तो मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए ताकि कम समय में आपका आंसर कैप्चर हो जाए और आपका एग्जाम 100% निकल जाएगा। तो मित्रों मैथिली भाषा में मिथिला रामायण किसने लिखा, तो चंदा झा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है। एक चीज आपको हम जरूर बोलेंगे कि जब भी पढ़ा कीजिए एक ग्रुप में पढ़ा कीजिए। जिस तरीका से इतने सारे बच्चे एक साथ जुड़ करके एक ग्रुप यूनिटी आप लोग बना लिए हैं, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। एक चीज और सूचना देंगे, इस क्लास को अपने स्टडी ग्रुप में प्रतिदिन शेयर कर दिया कीजिए। जैसे ही क्लास चालू होता है 8 बजे प्रतिदिन में तो शेयर कर दिया कीजिए ताकि सभी बच्चे एक साथ क्लास को ज्वाइन करें और सभी बच्चे एक साथ कमेंट्स आंसर दें। कोशिश आपको यही करना है कि जितने भी आपके सगे संबंधित म्यूजिक से तैयारी कर रहे हैं उनको इस प्लेटफॉर्म पर एक साथ जोड़ने का काम करें ताकि सभी बच्चे का तैयारी हम ढंग से करवा देंगे और रिजल्ट भी होने का 100% चांस बन जाता है। तो भिखारी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था। फट से बच्चों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भिखारी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था। ए में आपका है भागलपुर, बी में है पटना, सी में बच्चों छपरा और डी में आपका है नालंदा। तो बच्चों बताइए कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भिखारी ठाकुर का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था। तो मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आपको हम देने के लिए कुछ समय इसीलिए छोड़ देते हैं। तो भिखारी ठाकुर का जो जन्म हुआ था छपरा में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, छपरा में हुआ था। बच्चों एक चीज आपको बताते चले कि एक सीरियल चलता है भाभी जी घर पर हैं, भाभी जी घर पर है, उसमें विभूति नारायण एक एक्टर है, उनका बार बार जिक्र होता है बच्चों कि हम छपरा यूनिवर्सिटी का टॉपर स्टूडेंट है, फिर भी बेचारा नल्ला बना हुआ रहता है, ऐसा एक्टिंग किया है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। राग बसंत का गायन समय है। राग बसंत का गायन समय है मतलब राग बसंत को मित्रों कौन सी प्रहर में गाया जाता है आपको बताते चलें कि संगीत में कुल प्रहर की संख्या कितनी है, 8 है। तो राग बसंत का गायन समय क्या है, तो ए में आपका है रात्रि का अंतिम प्रहर, बी में है मध्याह्न, सी में बच्चों रात्रि का प्रथम प्रहर और डी में बच्चों मध्य रात्रि। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि राग बसंत का गायन समय क्या है।
तो बच्चों जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तुरंत डाला कीजिए ताकि 100% आपका रिजल्ट निश्चित हो जाए। तो बच्चों राग बसंत का गायन समय जो है रात्रि का अंतिम प्रहर है। इसी तरीका से आप लोग जैसे ही हम क्वेश्चन को रिलीज करते हैं बच्चों, आप तुरंत जो है से भूखे हुए शेर की तरह एकदम मांस खाने के लिए, जैसा भी आपको भूख लगा हुआ हो, मकबका करके क्वेश्चन पर टूट पड़ी है, फटाफट आंसर देना शुरू। इंतजार नहीं करना है कि अगला व्यक्ति आंसर देगा तब हम आंसर देंगे, आप शुरुआत कीजिए। बच्चों प्रश्न है कि प्राचीन काल में जो स्वर से गायन प्रारंभ करते थे उसे क्या कहते हैं। ठीक है, प्राचीन काल में जो स्वर से गायन प्रारंभ करते थे उसे क्या कहते हैं। ए में आपका अनुवादी, बी में बच्चों ग्रह, सी में विवादी और डी में बच्चों प्रारंभिक। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि प्राचीन काल में जो स्वर से गायन प्रारंभ करते थे उसे क्या कहते थे बच्चों। तो इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा, उसको ग्रह बोला जाता था। क्या बोला जाता था, ग्रह। मतलब ऑप्शन बी आपका क्या है, सही है। मित्रों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, एग्जाम की इतना नजदीक आ चुका है, इसलिए हम लोग जैसे कुछ टाइम लेकर के आपको डीपली बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपका रिजल्ट निश्चित रूप से निकल जाए। प्रश्न मित्रों कि अंश स्वर को आधुनिक काल में क्या कहा जाता है। बच्चों को बताए थे कि अंश स्वर उसको बोलते हैं जो गायन के अंतिम समय में इसका प्रयोग होने की चांस ज्यादा रहता है। अंश स्वर को आधुनिक काल में क्या कहा जाता है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है ग्रह, बी में बच्चों न्यास, सी में वादी और डी में बच्चों संवादी। तो आपको एक चीज जरूर हिंट करेंगे इस प्रश्न का आंसर बताने के लिए कि अंश स्वर को आधुनिक काल में क्या कहा जाता है। तो मित्रों हम हिंट आपको कर रहे, ध्यान दीजिएगा। राग में या गायन में सबसे अधिक प्रयोग इसका होता है, ये चारों में से सबसे अधिक प्रयोग जैसे उसी का होता है। आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा इसमें से ऑप्शन के अनुसार किसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। तो मित्रों वादी स्वर का प्रयोग जैसे सबसे ज्यादा होता है, मतलब ऑप्शन सी क्या है, सही है। इस प्रकार बच्चों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि गिटार का भारतीय संगीत में आगमन कब माना जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि गिटार का भारतीय संगीत में आगमन कब माना जाता है। ए में आपका 1925, बी में 1950, सी में बच्चों प्रारंभ से और डी में आपको 1901। तब कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए कि गिटार का भारतीय संगीत में आगमन कब माना जाता है। तो बच्चों आप फट से कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि गिटार का जो भारतीय संगीत में आगमन जो हुआ है 1925 में हुआ है। कब हुआ है, 1925 में। ठीक है, आपको बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है, आप क्लास को अंतिम समय तक आप जरूर ज्वाइन किए हुए रहें ताकि कम समय बच्चों आपका आंसर 100% याद हो जाए। तो मित्रों इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न बच्चों कि सितार बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सितार को बजाने के लिए बच्चों आप किसका प्रयोग करिएगा, छड़ी का, गज का या मिजराब का, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा कि सितार बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर आपको बहुत बार बता चुके हैं और फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए। आप लोग इतने सारे बच्चे एक साथ कमेंट्स में आंसर देते हैं, हमको भी देखकर बहुत खुशी अंदर से महसूस होता है, इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। अतः आप इसको और चैनल को ग्रोथ करने के लिए बच्चों सपोर्ट करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को जरूर शेयर करें ताकि आप हमें सपोर्ट करें, हम भी आपको 100% सपोर्ट करेंगे। तो बच्चों सितार बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो मिजराब का। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 50 की ओर हम लोग चलेंगे। सितार के कितने बाज प्रचलित हैं। सितार में कुल जो 7 तार होते हैं। सितार में कुल कितने तार होते हैं, 7 तार होते हैं। तो आपको बताना है कि सितार के कितने बाज प्रचलित हैं। प्रश्न यही है कि सितार के कितने बाज प्रचलित हैं। ए में आपका 3 है, बी में 2 है, सी में बच्चों 5 है और डी में आपका 7। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि सितार के कितने बाज प्रचलित है। तो बच्चों आपको बताते चले कि सितार के कुल 2 बाज प्रचलित हैं। अब दोनों को आपको कमेंट्स में आंसर देना है कि सितार के 2 बाज प्रचलित है तो कौन कौन है। तो मित्रों इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मित्रों आज का अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि भिखारी ठाकुर का संबंध किससे है। बताइए भिखारी ठाकुर का संबंध किससे है। ए में आपका सुगम संगीत, बी में है कर्नाटक संगीत, सी में बच्चों आपका पाश्चात्य संगीत और डी में आपका है इनमें से कोई नहीं।
तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि भिखारी ठाकुर का संबंध किससे है। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में तुरंत दिया कीजिए। और बच्चों पेड फॉर पीडीएफ एक कोर्स चल रहा है, आप इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 55 लिखा हुआ है। तो बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा कि भिखारी ठाकुर का संबंध किससे है। तो मित्रों सुगम संगीत से। एप्पल आंसर आपका क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। यदि आप स्टेट यदि क्वालिफाई करना चाहते हैं, बीपीएससी 3.0 में तो क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो मित्रों दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करें, फोन करें। आपको डायरेक्ट मित्रों आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ई बुक की तरह मित्रों हम पीडीएफ तैयार किए हैं, जिसमें कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्नों को तैयारी करवा दिया जाएगा। अतः आप इस कोर्स को जरूर खरीद ले 199 रुपीज में। बच्चों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर ले बच्चों, लाइक भी कर ले और इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें। इसे हमको प्रतिदिन कहने की जरूरत ना हो, आप प्रतिदिन जरूर शेयर किया कीजिए। और इतने सारे बच्चे मिल करके कमेंट्स में आप लोग आंसर दिए, इसके लिए सभी को दिल से धन्यवाद। और सबसे मेरा रिक्वेस्ट भी है, ऑर्डर भी है कि सभी बच्चे सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन करें। और जैसे कमेंट्स में भी आंसर देना ही नहीं कि सिर्फ ज्वाइन कर लेना, जो कि मतलब नहीं है। कमेंट्स में प्रतिदिन आपको आंसर देना है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।